हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके साथ हैं। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता। देखिए, अभिक्रिया की आणविकता या मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन होती क्या है कि देखिए, जैसे ये रिएक्टेंट है, किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट में। किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये जो रिएक्टेंट है, ये जो रिएक्टिंग स्पीसीज कह लीजिए, वो रिएक्टिंग स्पीसीज क्या हो सकती है आपकी? एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पीसीज हैं, आयन, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ये एक साथ जो टकराते हैं, और इनके एक साथ टकराने से जो अभिक्रिया आगे बढ़ती है या अभिक्रिया होती है, ठीक है, वो उन एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन की जो संख्या है, जो नंबर्स है, वो उस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कहलाती है। उस रिएक्शन क्या कहलाती है? मॉलिक्युलरिटी। जैसे ये क्या है? अमोनियम नाइट्राइट। क्या नाम है इसका? अमोनियम नाइट्राइट। ठीक है, ये डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, किसमें? नाइट्रोजन में प्लस वाटर में। इसमें टूट जाता है नाइट्रोजन में प्लस वाटर। तो अब देखिए, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट कितने मॉलिक्यूल हैं? एक ही मॉलिक्यूल तो है, एक ही अणु है। किसका? अमोनियम नाइट्राइट का। ठीक है, तो ये जो आपकी रिएक्शन है, इसकी आणविकता क्या होगी? आणविकता क्या होगी? क्योंकि अभी हमने बताया कि जितने भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये जो आपके अभी का रखे हैं, आपके जो रिएक्टेंट है, ठीक है, जितने नंबर्स में होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है? आणविकता या मॉलिक्युलरिटी। जैसे आप देखिए, एक ही मॉलिक्यूल है तो आणविकता क्या हो गई? एक हो गई। मॉलिक्युलरिटी क्या हो गई? एक हो गई। तो ये आपकी क्या है? यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। क्या ये यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन? मतलब एक अणुक अभिक्रिया क्या कहलाती है? एक अणुक अभिक्रिया। ठीक है, तो जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, उनका जो नंबर है, ठीक है, या जितनी संख्या में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उसकी आपकी आणविकता या क्या कहलाती है? मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, और देखिए, जैसे 2HI, H2+I2, इसका भी डिकम्पोजिशन हो रहा है, लेकिन इसमें मॉलिक्यूल कितने हैं? दो। इसमें दो। HI क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज होकर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और एक मॉलिक्यूल आयोडीन का फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, तो आपके जो रिएक्टेंट हैं वो कितने हैं? दो हैं। रिएक्टिंग स्पीसीज है वो कितनी है? वो दो हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल हैं, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या हो गई? है बाई मॉलिक्यूलर। बाई मॉलिक्यूलर क्या कहते हैं इसको? द्विकणुक द्विकणुक अभिक्रिया। क्या कहेंगे इसको? द्विकणुक अभिक्रिया। ठीक है, देखिए, जब एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही अणु है, तब ये यूनिमॉलिक्यूलर अभिक्रिया, मतलब एक अणु का अभिक्रिया होगी। और अगर दो है, ठीक है, तब क्या होगी? ये आपकी बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है,
और बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, अगर रिएक्शन ये है आपकी 2NO प्लस O2 2NO2, ये क्या है, क्या नाम है इसका, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपको पता ही है। तो देखिए दो मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर रहा है, दो मॉलिक्यूल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्म कर रहा है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 3। तो क्या हो गया आपका तिराणुक अभिक्रिया, इसे कहते हैं ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या है ये, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए ना, जब एक हो मॉलिक्यूल तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एक अणुक, जब दो मॉलिक्यूल हो तो आपका बाईमॉलिक्यूलर या द्विकणुक अभिक्रिया, और जब आपके तीन हो, तीन कैसे, देखिए दो ये हो गए, एक ये हो गया, दो किसके, नाइट्रिक ऑक्साइड के, एक किसका, ऑक्सीजन का, तो दोनों क्या है, ये रिएक्टिंग स्पीसीज, रिएक्टेंट से। तो जो रिएक्टिव स्पीसीज है, जो रिएक्टिंग स्पीसीज है, ठीक है, जो अभिकारकों के अणुओं की संख्या वो कितनी है, 3, दो नाइट्रिक ऑक्साइड के और एक ऑक्सीजन का। तो इसलिए क्या कहलाता है आपका ये ट्राई मॉलिक्यूलर, मतलब 3 मॉलिक्यूल है, दो इसके और एक इसका, तो ये आपका क्या कहता है, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये होती है आपकी क्या, मॉलिक्यूलरिटी, क्या होगी ये, मॉलिक्यूलरिटी। देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब इससे सीडो मीन्स फॉल्स, आभासी, आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक है। और सीडो का मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं, फॉल्स, ठीक है, मतलब कि जो जैसा होता है दिखने में जैसा लगता है वैसा होता नहीं है, ठीक है। अब कैसे पता, देखिए हम इसको एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। पहला है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। एस्टर क्या करिए, जलीकरण, एस्टर जैसे देखिए CH3 COO C2H5, कौन सा एस्टर है ये, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, क्या बना, CH3 COOH प्लस C2H5 OH, C2H5OH। तो इथाइल एसीटेट वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, और ये क्या है, इथेनॉल या एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ये रिएक्शन, ये देखिए अगर हम देखने में देखें इसको, इसका अगर हम रेट एक्सप्रेशन लिखें तो क्या होगा आपका, रेट एक्सप्रेशन क्या होता है इसके लिए कि CH3 COO C2H5 की कंसंट्रेशन, ठीक है, और H2 की कंसंट्रेशन। रेट एक्सप्रेशन इसका ये होना चाहिए जो रिएक्शन को देख के लग रहा है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, अगर देखिए मान लीजिए
जीरो आपके 0.1 मोल एसिटिक एसिड, सॉरी आपका एथिल एसीटेट है, ठीक है, इथाइल एसीटेट है, मतलब जो आपका एस्टर है वो कितना 0.1 मोल। और देखिए वाटर कितने हैं 10 मोल, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वाटर ज्यादा मिलाएंगे। ये कितना बना 0.1 मोल और ये कितना बना 0.1 मोल। ये रिएक्शन है, मतलब कि आपका जो इथाइल एसीटेट है, जो इथाइल इथेनोएट है, ठीक है, इसके आपके पास 0.1 मोल है, वो वाटर के 10 मोल के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है आपका 0.1 मोल एसिटिक एसिड और 0.1 मोल इथेनॉल। अब होता क्या है कि इसके 0.1 मोल इसके 0.1 मोल से रिएक्ट करके 0.1 मोल आपका एसिटिक एसिड और 0.1 मोल इथेनॉल देता है। तो अब देखिए इसके 0.1 मोल ने इसके 0.1 मोल से रिएक्शन करी, ठीक है, तो ये कितना ये तो पूरा पूरा कंज्यूम हो गया। अरे उसमें ये जो 0.1 मोल है ये तो पूरा पूरा कंज्यूम हो गया, यूज हो गया, ठीक है, लेकिन ये कितना यूज हुआ 0.1 मोल, क्योंकि इसके 0.1 मोल ने इसके 0.1 मोल से वाटर के 0.1 मोल से रिएक्ट करके 0.1 मोल एसिटिक एसिड और 0.1 मोल इथेनॉल फॉर्म करा है, ठीक है। तो अब देखिए कि इसमें अब ये कितना रह गया 9.9 मोल, ठीक है, ये इतना रह गया है, केवल यूज कितना हुआ है 0.1, तो इसकी कंसंट्रेशन में कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं। अरे इसकी अगर ये क्या पहले कितना है 10 मोल, बाद में कितना बचा है 9.9 मोल, तो अप्रोक्सीमेट आप ये कहें कि सेम ही है, कोई ज्यादा अंतर है नहीं। तो वाटर की कंसंट्रेशन में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता है। इसी कंसंट्रेशन में अगर हम ये कहेंगे कि इसकी कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंज नहीं आता है, और ध्यान रखिए जिसी कंसंट्रेशन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है तो उस रिएक्शन का रेट उस सब्सटेंस पर या उस रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड नहीं करता है। आगे बात समझ, मतलब क्या कि देखिए अगर कंसंट्रेट ये तो पूरा 0.1 मोल था, 0.1 मोल रिएक्ट करके 0.1 मोल आपका इथेनोइक एसिड और 0.1 मोल आपका क्या बन गया इथेनॉल, ठीक है। अब देखिए क्योंकि इसके भी 0.1 मोल यूज हुए हैं तो बचे कितने 9.9 मोल, तो पहले में और बाद में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया, लगभग लगभग सेम ही है, 0.1 ही मोल तो यूज हुए, बाकी तो सब ऐसा कैसे ही है। तो इसकी सांद्रता में ऐसी कंसंट्रेशन में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आने की वजह से इस रिएक्शन का रेट इस पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए इसके कंसंट्रेशन में कुछ ज्यादा चेंज हो नहीं रहा है जिसकी वजह से, और हाँ एक चीज और ध्यान रखिए आप कि अगर कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है तो वो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो उस रिएक्शन का रेट उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका अगर हम रेट देखें तो रेट क्या होगा कि CH3 COO C2H5, ठीक है, ये इसका रेट एक्सप्रेशन है इस रिएक्शन का। अगर देख के लगता है, देख के तो ऐसे लग रहा है कि ये कंडीशन है और ये कंडीशन होगी, तो देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, और दोनों की पावर सम कर देंगे क्या हो जाएगा 1 + 1 2, कैसी हो जाएगी ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, कैसी हो जाएगी ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन होती क्या है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि देखिए ये आपका इथाइल एसीटेट है, ठीक है, जो रिएक्टेंट है रिएक्टेंट की जो पावर होती है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, तो यहां पर पावर 1 है, ठीक है, पावर कितनी है 1 है, तो जब पावर 1 है तो ये क्या होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। C2 इसलिए कह रहे हैं कि देखने में ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लगती है लेकिन होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। सेम ऐसे ही एक एग्जांपल और है आपका, अगर आप देखिए ये आपका C12H22O11, ठीक है, इसकी भी हाइड्रोलिसिस कराइए, क्या बनेगा C6H12O6 + C6
H12O6, ये आपका ग्लूकोज हो गया और ये आपका फ्रक्टोज हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या, सुक्रोज, और ये आपका वाटर। इसमें भी सेम वही कंडीशन है कि आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराएं तो वाटर लार्ज अमाउंट में होगा। मान लीजिए वही 0.1 मोल इसके हैं और ये आपका 10 मोल है, ठीक है। तो 0.1 मोल ये बन गया आपका और 0.1 मोल ये बन गया आपका, ठीक है। अब क्योंकि अब ये रिएक्ट करेगा तो जितना ये उतने से रिएक्ट करेगा, इसके 0.1 मोल इसके 0.1 मोल से रिएक्ट करके 0.1 ग्लूकोज 0.1 मोल फ्रक्टोज बनाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये सीधे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। क्यों, क्योंकि देखिए पहले कितना था 10, यूज कितना हो गया 0.1 मोल, बचा कितना 9.9 मोल। तो पहले में और बाद वाली कंसंट्रेशन में कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो जो रेट है वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो किसकी कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा, सुक्रोज की। तो इसका जो रेट एक्सप्रेशन है पहले की तरह क्या हो जाएगा कि C12H22O11, ठीक है। इसका रेट एक्सप्रेशन हो गया, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा तो इसको हटा दीजिए, पावर 0 हो गई उसकी, ठीक है। तो जिसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा हम उसको लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके दोनों एग्जांपल हैं ये आपके हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज मतलब चीनी, आप जनरली जो चीनी खाते हैं वो यही होती है, ठीक है। सुक्रोज का फार्मूला क्या है C12H22O11, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे। और देखिए इसको अगर एक बार में समझ में आपके नहीं आए तो आप इसको दोबारा देख लीजिए, ठीक है। और दोबारा देखने के बाद जब समझ में आ जाए तो आप एक काम और करना कि आगे आने वाली जो वीडियो है उनको देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, उसको लाइक कर दीजिए और इस पर जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जो आने वाले फ्यूचर में वीडियोज हैं वो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इतना ही रखते हैं, चलिए ओके बाय।